नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं रुचि जैन आपका स्वागत करती हूँ दृष्टि बैंकिंग पे। और जैसे आपसे पहले भी डिस्कस हुआ था दैट आई विल बी ब्रिंगिंग अ सेशन स्पेसिफिकली अबाउट ईडीएम्स। तो मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में टू ऑल फ्यूचर बैंकर्स सो दैट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ स्टडिंग दीज ईडीएम्स जो मैंने स्पेसिफिकली द हिंदू से पिक किए हैं। जो एडिटोरियल्स आते हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज सेक्शंस हैं उनमें से जो जो व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग समथिंग और उस बीच में हम इडियम्स का इस्तेमाल करके अपनी बात को और एक्सप्रेस करते हैं, या फिर आप समझिए एक्सप्रेशन का एक जरिया है एक्चुअली इंग्लिश में इडियम्स। तो आज आई विल बी पिकिंग मैक्स टू मैक्स इडियम्स सो दैट आप जब कभी भी कुछ व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग एनीथिंग, यू आर राइटिंग या फिर ऐसे में भी यू कैन यूज दैम एंड यू कैन बी मोर एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। ऑल राइट, सो शुरू करें आज का सेशन विदाउट एनी देरी। Great then. So the very first that I'm taking अच्छा, जैसे मैंने मेंशन किया ही हुआ ऑफ कोर्स दिस इज अबाउट योर whichever post you are preparing for, whether it is SBI PO clerk, क्योंकि बहुत से बच्चों का आता है कि मैम आईबीपीएस के लिए भी बता दीजिए या दूसरे पोजीशंस के लिए भी बता दीजिए। तो फोकस मेरा आईबीपी एसबीआई पीओ है, बट ईडीएम्स के साथ देखिए कोई उसका एरिया निश्चित नहीं होता, वो इडियम्स तो कहीं भी आ सकती हैं। तो इवन दीज कैन बी यूटिलाइज्ड इन अदर्स ऑल्सो इन अदर एग्जाम्स एंड राइटिंग्स। तो जो भी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं जिस किसी भी एग्जाम की, ना केवल एसबीआई पीओ बल्कि आरआरबी क्लर्क पीओ या फिर आप आईएसबी या फिर किसी और बैंक एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं आरबीआई के लिए, तो भी यू कैन यूटिलाइज दीज। ओके, जो पहला इडियम दैट आई एम टेकिंग दैट इज हिट द ग्राउंड। शायद बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, इजंट इट? ये बहुत बहुत कॉमन है, हिट द ग्राउंड रनिंग। सो क्या मीनिंग जाता है बेटा? हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है स्टार्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली। स्टार्ट क्विकली इफेक्टिवली, तुरंत काम शुरू कर देना। ठीक है, स्टार्ट क्विकली, स्टार्ट इफेक्टिवली। और ये हमारे प्रोफेशन में जहां हम बैंकिंग एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं, वहां तो एक्चुअली यू हैव टू वर्क इन सच a speed and very rapid action you have to take कि कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ मामलों में तो बहुत जल्दी से एक्शन दिखाना होता है। तो यहां आप क्या करेंगे? टेक अ क्विक एक्शन नहीं, आप बोलेंगे हिट द ग्राउंड रनिंग एंड इट गिव्स अ ग्रेट ग्रेट एक्सप्रेशन। ये आपको पता है, आपका इंप्रेशन और प्लस होके जाता है। ओके, एग्जाम्पल जैसे द न्यू आरबीआई चीफ हिट द ग्राउंड रनिंग, तो उनकी वर्किंग ऑब्वियसली बहुत तेजी से स्टार्ट हुई है। सो इससे रिलेटेड बहुत सारा कुछ हो सकता है। जैसे हमने इसको लास्ट में जैसे इसको यूज किया आइडियम को, द न्यू आरबीआई चीफ हिट द ग्राउंड रनिंग। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अब अगर कि मैं बोलूं आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग, ओके, बजाय इसके आई कैन रिप्लेस आई हिट द ग्राउंड रनिंग टू स्टडी। All right, I hit the ground running to study for the upcoming RBI PO exam. So this is how we can do. We can make such sentences. We can be more expressive, and in terms of writing I can use this in such way. All right. Next देख लेते हैं. When I am talking about another,
दिस इज अबाउट राइटिंग ऑन द वॉल. क्या हम केवल दीवार पे लिख रहे हैं? इज इट अबाउट जस्ट राइटिंग ऑन द वॉल? इज इट? सो इट इज अबाउट द क्लियर साइन ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम. ऑल राइट, खतरे का संकेत. ये आपको खतरे की तरफ इंगित करता है, खतरे की ओर इशारा करता है. और ये जस्ट इट इज नॉट ओनली प्लेनली राइटिंग समथिंग ऑन द वॉल. तो अगर कहीं हमें लिखा मिल जाए, वी कैन नॉट राइट कि कुछ पोस्टर लिख दिया, कोई कोई अनाउंसमेंट लिख दी गई है. इट इज गिविंग यू द साइन, इट इज गिविंग यू एन अलर्ट और कॉशन अबाउट द अपकमिंग or maybe something which is a kind of threat, upcoming threat. So the slowdown showed writing on the wall. The slowdown showed writing on the wall. This is how I can go ahead with this sentence. Okay. अब अगर हम इसकी बात करें back to square one. बैक टू स्क्वायर वन, आई थिंक ये भी अपने डेफिनेटली एक, अगर बुक्स का आपको शौक है, इफ यू आर इनटू रीडिंग बुक्स, रीडिंग स्पेसिफिकली, जब आप इंग्लिश के अगर यू आर द बुक लवर स्पेसिफिकली इन इंग्लिश, सो कुछ ना कुछ कहानियों में. और अच्छा, मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूंगी कि जब हम बुक्स की बात करते हैं, और आप में से बहुत से लोग, मतलब बहुत से एस्पिरेंट बुक को बहुत पसंद करते हैं, बुक्स रीडिंग, मतलब इफ दे आर जस्ट हैविंग लिटिल स्पेयर टाइम, तो दे टेंड टू इवन रीडिंग अ सिंगल पेज पर पढ़ते हैं. ठीक है, या रात को नींद नहीं आ रही, दे हैव दिस ग्रेट हैबिट टू रीड सिंगल पेज पर पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब अगर कि मैं इस बारे में बात करती हूँ बैक टू स्क्वायर वन, ये डेफिनेटली कई बार हमारे पास कहानियों में या कुछ कुछ व्हेन मैं सटायर की बात करूँ, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल एस्पेक्ट, या फिर डेवलपमेंट की भी बात करती हूँ, तो आता है जब हम रीस्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग आ जाता है, कुछ नए सिरे से शुरुआत की हम बात करते हैं, या फिर से शुरुआत की बात करते हैं. ठीक है, तो फिर से शुरुआत आती है बैक टू स्क्वायर वन. मुझे उम्मीद है कि ये टर्म आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इजी है याद करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, और मीनिंग भी बहुत अच्छा जाता है. बैक टू स्क्वायर वन, एग्जाम्पल क्या बनता है? पॉलिसी फेलियर ब्रॉट रिफॉर्म्स बैक टू स्क्वायर वन. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन डू. पॉलिसी फेलियर ब्रॉट रिफॉर्म्स बैक टू स्क्वायर वन. ऑलराइट, क्योंकि रिफॉर्म्स आए तो वो फिर से शुरुआत हो गई. नेक्स्ट देखें. All right. So another we have is at the end of the day. At the end of the day. तो at the end of the day हम वैसे भी कई बार यूज कर देते हैं, पर इसका सांकेतिक अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या बनता है, या अगर मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में लेकर आऊं तो स्पेसिफिकली ये किस तरफ इशारा करता है? दैट इज अंततः या फाइनली. ठीक है, अंततः या फाइनली. अब अगर हम इसको मीनिंग में यूज करें, सैंपल में यूज करें, एट द एंड ऑफ द डे स्टेबिलिटी मैटर्स. ठीक है, बट ये एट द एंड ऑफ द डे इज जस्ट सो मच इन यूज, सो मच कि ये आपको शायद ये लगता हो कि ये तो बोलचाल की एक सेंटेंस है, बट इट इज एक्चुअली एन इडियम. ठीक है, आप में से मुझे ये बताइए कितनों को पता था कि ये इडियम है, और कितने समझते थे कि इसको बस हम ऐसे ही बोलचाल में इंग्लिश में यूज करते हैं. मींस आई हैव दिस हैबिट टू से इट जस्ट लाइक अ नॉर्मल सेंटेंस आई यूज एट द एंड ऑफ द डे, बट इट इज एन इडियम. मनी वन, कुछ बच्चों को ख्याल होगा मैम कहीं ऐसा तो नहीं आप ही सोचते थे. All right. Now another is very interesting one and a fun town. Means this sounds funny but it doesn't carry a funny meaning basically. और ये idiom है hang by a thread. Just imagine a condition. I'm talking about hang by a thread. कैसे पॉसिबल है एक धागे से बांधे जाना, बट इट इज अबाउट, इट इंडिकेट्स अबाउट द रिस्की कंडीशन या फिर खतरे में. रिस्की कंडीशन या फिर खतरे में. जैसे कि अगर आप एक ऐसी कंडीशन में है वो इट इज जस्ट टू रिस्की, यू हैव मेड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड you don't know whether what it will bring a good revenue, it will bring a good not revenue profit, जो इन्वेस्टमेंट के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं वो तो प्रॉफिट ही एक्सपेक्ट करते हैं. या फिर जस्ट से इट यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड एक ऐसा एरिया है, एक वहाँ
जो आपके पास इवन एड्स आते हैं तो आपको पहले ही खतरे के लिए अलर्ट दे दिया जाता है, isn't? So this is somewhere about when you make investments you feel like that you are hang by a thread. तो यहाँ पर फिलहाल मैं यूज कर रही हूँ the firm hangs by a thread, और इस पे ध्यान दीजिएगा बेटा. I am adjusting adjust the verb according to the chance. All right. तो अगर कि जिस भी ईडियम में आपके पास इस तरह के वर्ब आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है प्लेनली उसी ईडियम को आप लिख दिया करें, उसको सेंटेंस, टेंस, क्या कंडीशन है, व्हाट एग्जैक्टली यू ट्राइंग टू से, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना रहता है. तो हैंग बाय अ थ्रेड इज अ बेस फॉर्म दैट यू आर गेटिंग, उसको आप चेंज करके लगाएं विद वर्ब हैंग्स, जैसे यहां लगाया सिंगुलर केस में जहां फॉर्म की बात हो रही है. तो ये एडजस्टमेंट आपके ऊपर है. तो इतना एडजस्टमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू कीप. ठीक है, तो ईडियम को यूज करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. आई होप इट्स क्लियर, राइट? चलिए, तो अब अनदर बैंकिंग एस्पिरेंट्स आपके लिए, आपकी सेवा में हाजिर है अनदर इडियम दैट इज पाई इन द स्काई. एंड आई होप, मुझे जो लग रहा है दिस इज वेरी न्यू, दिस इज वेरी न्यू टू यू. वी डोंट यूज इन सच कंडीशन, मतलब ये इतनी आमतौर की भाषा में हमारे पास नहीं आता. दिस इज समवेयर अगेन जो लिटरेरी आ जाती है या हमारे पास बुक्स आ जाती हैं. बट हाँ, when it is about editorials, when it is about when जब हम लोग बात करें प्रेजेंट कंडीशन की, कोई सिनारियो आ रहा है, कुछ चल रहा है इकोनॉमी, पॉलिटिकली, सोशली, जियो पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करें और फिर एक लाइन आपको एकदम से चमके दैट इज पाई इन द स्काई, तो क्या लगेगा आपको? बादलों की बात हो रही है या फिर कोई स्वीट डिश की बात हो रही है विच इज कॉल्ड पाई, इज इट? एंड या फिर कुछ डिश ही आ गई? नो, इट इज समथिंग विच इज अनरियलिस्टिक ड्रीम और अव्यवहारिक सपना. ठीक है, जैसे एक पाई स्काई में पॉसिबल नहीं है. दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस इट, दैट समथिंग विच इज नॉट ट्रू टू द रियलिटी और अव्यवहारिक जो लगे, दैट इज कॉल्ड पाई इन द स्काई. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, देखिए इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हैं. और एक चीज और मैं आपसे बिल्कुल चाहूंगी, जैसे आज हम बहुत अच्छा सेशन कर रहे हैं, ईडीएम से रिलेटेड है, शायद कुछ आप में से कुछ ने सोचा भी होगा कि मैम पता नहीं ईडीएम्स के ऊपर सेशन कब लेकर आएंगी. तो हियर आई एम विद दिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन. द हिंदू से पिक्ड है, जहां जहां मुझे कुछ कुछ न्यूज सेक्शंस में, एडिटोरियल में कुछ अच्छे से ये मिले, आई पिक्ड देम इंस्टेंटली और आई थॉट कि ये आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए. एक आपके लिए काम है, देखो काम वो आपका खुद का है एक्चुअली. जितने इडियम्स मैंने यूज करे हैं आज के सेशन में, जितने हम कवर करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 11-12 इडियम्स में आज लेकर आई हूँ. उन इडियम्स को अंडरस्टैंडिंग के साथ सेंटेंसेस में यूज करके आप इसी सेशन के कमेंट्स में दे दीजिएगा. आई विल रीड देम और आई विल मेक श्योर कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे बात करूं तो उसके बारे में बात कर ली जाए कि जो आपके, मतलब इस सेशन के 1-2 सेशंस के अंदर, क्योंकि थोड़ा टाइम तो मुझे लगेगा ना आपके कमेंट्स देखने में और ये चेक करने में कि जो आपके सेंटेंसेस आ रहे हैं वो करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं. ठीक है, एंड मेक श्योर ये जितने डेली मेरे पास आ रहे हैं सेशन में, डेली आते हो ना आप लोग, आप सभी के एक कमेंट्स उपस्थित हैं मेरे पास वो सारे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, मेक श्योर यू आर मार्किंग योर प्रेजेंस, मेक श्योर यू आर मार्किंग कि हाँ जी मैम मैंने देख लिया सेशन, मैंने समझ लिया और मैं ये सेंटेंस आपको दे रहा हूं, मैं आपको ये सेंटेंस दे रही हूं. एंड आई हैव ऑल माय फेवरेट्स नाउ ऑलरेडी, यू गाइज जो मेरे सेशंस देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे एंड हु आर इंटरेक्टिंग विद मी. आई रियली अप्रिशिएट दैट, इट मैटर्स टू मी अ लॉट. ठीक है, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स. ठीक है, सेंटेंसेस का वादा ले रही हूं आपसे, यू विल बी यूजिंग these idioms in your sentences, क्योंकि long descriptive में essay में तो काम आ रहा ही है. So why not starting today? Let's start. Let's hit the ground running. Let's hit the ground running, right? All right. So यहाँ पर pie in the sky का बहुत easy सा example बनता है. Quick growth is pie in the sky. That's true. That's true. Quick growth is pie in the sky, which is unrealistic. अगला ले लें. एक आता है बेटा ये
शायद पढ़ के भी आपको अंदाजा भी मिल जाए। लॉक हॉर्न्स, अब लॉक और हॉर्न्स में दो शब्द आते हैं, लॉक हो जाना एंड हॉर्न, मतलब वी नो जो एनिमल का वो जो सिंग वाला पार्ट है, वी आर टॉकिंग, इट इज नॉट अबाउट दैट हॉर्न जो गाड़ियों में होता है, नो, इट इज अबाउट लॉकिंग ऑन। तो ये क्लैश को शो करता है। आई होप जो इसका ओरिजिन भी है, ये इट्स बीइंग कमिंग फ्रॉम दिस, होता ना एक, कहाँ से इंस्पायर होके आपने वो टर्म को क्रिएट किया, तो ये जाता है टू क्लैश, टकराव, जैसे कि दो एनिमल अगर की सिर मिला लें और उनके क्लैश हो जाए हॉर्न, सो दैट इज लॉकिंग द हॉर्न व्हेन दे स्टार्ट डिस्प्यूटिंग, व्हेन दे स्टार्ट फाइटिंग, तो ये टकराव को शो करता है। इसको कैसे यूज कर लेंगे, बैंक लॉक्ड हॉर्न्स with regulation, and I want you to pay the attention to the adjustment, adjusted verb। ठीक है, ये बेटा थोड़ा रिस्पॉन्सिबली यूज करिए कि जब आपने उसको रखा ना अपने सेंटेंसेस में, तो वर्ब को एडजस्ट करके रखा। ऑब्वियस बात है, द सब्जेक्ट मैटर्स, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब किस तरह से एडजस्ट की गई, अग्री की गई, दैट मैटर्स। ऑलराइट, तो आई होप, अच्छा इससे रिलेटेड हमने बहुत सारा डिस्कशन एरर डिटेक्शन में भी किया है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के वन शॉट में भी किया है, दैट हाउ टू एडजस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब। मींस सब्जेक्ट को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, द ओनली थिंग वी कैन डू इज एडजस्टिंग द वर्ब। एंड एज एन एस्पिरेंट, जब आप अपने एग्जाम्स की तरफ देखते हैं, जो वो माइन्यूट प्रॉब्लम्स को आप ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज नॉट ओनली द थिंग, यू नीड टू बी रेडी फॉर योर स्पीकिंग in the interview section, and your long writing prior to that is about means, जहां आप long writing पे जाते हैं with the speed। ऑलरेडी आप लोग स्पीड पे भी काम कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, shall we? ऑल राइट, एक मिनट, हाँ जी बेटा, पिक अप द पीसेस। ये पिक अप द पीसेस जो है शायद, अच्छा इसमें भी we should not confuse it with collecting the information, we should understand कि ये actually बहुत सारा कुछ disturbance के बाद अगर कि, या फिर मे बी a distraction was not distraction, that if destruction was there, I was about to say destruction, मतलब मान लीजिए कहीं पे कोई चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है या खराब हो गई है या नष्ट हुई है, या फिर चीजें होता है ना, मे बी दैट दे वर इनटू लॉस, तो उसके बाद हाउ टू रिकवर, इट इज अबाउट दैट। सो जब इसका मतलब बनता है पिक अप द पीसेस, तो ये बनता है रिकवर फ्रॉम डैमेज या संभलना, रिकवर फ्रॉम डैमेज या संभलना, ये जाता है इकोनॉमी इज पिकिंग अप द पीसेस। सो हाउ इजी इट इज टू से, बट has a deep and enlarged meaning which says, होता है गागर में सागर, so it goes like that, economy is picking up the pieces, so this is what we have। next देखें, okay, यहां पे आया है एक storm in a teacup। अब अगेन आई होप जो जब आप ये इडियम देख रहे होंगे, यू मस्ट बी फीलिंग लिटिल स्माइल, एटलीस्ट स्माइल तो फेस पे आया होगा जैसे मेरे फेस पर है। तो देखो, जब हम कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप, इमेजिन हम स्टॉर्म की बात करें पर टी कप की बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, छोटी बात बड़ी करना, दैट इज छोटी बात बड़ी करना, दैट इज एक्चुअली स्मॉल इशू एग्जैचुरेटेड, दैट इज, ठीक है। जब आप स्टॉर्म इन अ टी कप करें, कि टी कप मतलब छोटी बात है, बट उसको आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे कितना ही कुछ हो गया, नो इट्स नॉट दैट। तो कैसे यूज करेंगे, मार्केट पैनिक वॉज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, मीन्स द इशू वॉज नॉट दैट बिग, द प्रॉब्लम वॉज नॉट दैट बिग। ओके ओके, एक अनदर सेंटेंस जो मुझे अभी क्लिक हुआ, इस तरह से भी बेटा आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए जरा, द डैमेज
to the farm was a storm in a teacup. हो जाएगा इजीली, एंड इट इज एक्चुअली इजी टू अंडरस्टैंड. हाँ, एक चीज आ जाती है कि जब आप इनको यूज करने की बात करें बेटा, तो यहां जो एक चीज रिक्वायर्ड है दैट इज एक्चुअली रीवॉचिंग दिस सेशन, ठीक है, एंड मेमोराइजिंग दिस. इनको मेमोराइज करना. देखो, आई रियली डोंट फेवर रॉट लर्निंग. जो रट्टा मारने वाली पढ़ाई होती है तो कभी हो ही नहीं सकती है, और स्पेशली आपके केस में जहाँ सारे ही एस्पेक्ट एनालिसिस के बेसिस पे कर रहे हैं आप लोग. और आपको पता है कि जो आपका एग्जामिनर है, आपको हर एक लेवल पर, चाहे फिर वो आरसी हो, चाहे फिर वो क्लोज टेस्ट हो, या फिर आप एरर डिटेक्शन करें, आपको एनालाइज करता है वो किस लेवल पे, आपके कॉग्निटिव लेवल पे. और फिर जब हमारा अब जब लेटेस्ट अपडेट आया था, जहां मैंने आपके साथ ये भी इंफॉर्मेशन साझा की थी दैट जो आपका इवन डिस्क्रिप्टिव आ गया, वो अब ऐसा तो नहीं है कि उसमें वर्ड्स लिख कर आ जाओ. कई सारे बच्चे एक स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं कि ठीक है, ये आया है टॉपिक, इस पे पता नहीं क्या कुछ कहानियां लिख देंगे. आप पेज भर दो, वर्ड्स लिमिट बढ़ा दो, अपनी एक्सटेंड कर दो. कई बार ये क्वेश्चन भी आया है कि मैम ये बताइए कि एक ही पॉइंट पे इतना सब कुछ क्या लिख दे कि वो एक्सटेंड हो जाए, पेज भर जाए. मेरा मतलब वो मैं इस तरह से कर दूं कि मेरी वर्ड लिमिट तो एटलीस्ट अचीव हो जाए. अब वो नहीं चलेगा, रेलेवेंस चलेगा. रेलेवेंस यही है कि आप जो है ना, आपकी मानसिक क्षमता जो कि बहुत प्रखर है, बहुत ज्यादा है, वो आपने वहां पेज मतलब अपने राइटिंग सेक्शन में किस तरह से उतार दी. दैट इज योर पावर ऑफ योर वर्ड्स. ठीक है. एक चीज मैं शेयर करूंगी. हमारे एक प्रोफेसर थे साथ में, जिन्होंने मतलब वो हम सभी के लिए कहा करते थे, उनका हमारे लिए एक सबके लिए, मतलब हम सब फैकल्टी जब हम बात कर रहे हैं, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से अस दैट वी ऑल टीचर्स, या जब हम स्पेशली लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, तो वी आर द विजार्ड्स. क्यों? क्योंकि पढ़ लेते हैं. अच्छा, अब क्या है, सब्जेक्ट ही ऐसा है, वी टेंड टू रीड मोर, वी टेंड टू कवर मोर एंड मोर बुक्स. कुछ आर्टिकल आ गया, कुछ अच्छा सा रिपोर्ट मिल गया, कुछ नया लेख ऐसा मिला जो लगता है कि ठीक है बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है, वी टेंड टू पिक दैट एंड रीड दैट. उसका एक्सट्रैक्ट ले लिया, उसकी समरी ले ली, वो देख लिया. तो वर्ड्स पे काफी ज्यादा एक कमांड भी आने लगता है, इंटरेस्ट भी आता है, मजा भी आता है, और ऐसा भी लगता है दैट वी हैव दिस पावर टू एक्सप्रेस मोर पावरफुली, क्योंकि आपके वर्ड्स आपको पावरफुल बनाते हैं. मेरा आपसे भी यही कहना है, आप एक्चुअली इंग्लिश के बेसिस पे तो बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हो, एक्सटेंसिवली, मतलब वोकैब यू आर डूइंग, ग्रामर के सारे रूल यू आर डूइंग, एनालिसिस यू आर डूइंग, अभी एनालिटिकल राइटिंग भी आपके पास है, वो भी आप करोगे. तो वो सब क्या है, दैट इज जस्ट अबाउट दैट अचीविंग द हाईएस्ट लेवल इन योर एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज. तो यही मेरा आपसे कहना है कि यूज दीज इडियम्स इन योर डेली लाइफ. उससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी. ठीक है. या जो एडिटोरियल के वोकैब आप सुबह करते हो, ठीक है, उसमें उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में ले आओ. और वो पिक्चर के लिए मैंने बात की थी, मुझे चाहिए आपने जो पर्चियां बनाई है ना, अगर या फिर नोटबुक भी बनाया, आई वॉन्ट टू चेक दैट, आई वॉन्ट टू सी द पिक्चर ऑफ दोज, कि मैम देखिए ये मेरा सारे वोकैब का कलेक्शन है, आपने मुझे पढ़ाया था, मैंने लिखा और ये मेरे पास कलेक्शन आया है. आई रियली वॉन्ट टू सी दीज. ठीक है. तो वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा. आपको मैं बताऊंगी कैसे शेयर करना, उसका पक्का रास्ता निकलेगा. ऐसा कुछ नहीं है कि आपने किया भी और फिर मैम तक नहीं पहुंचा, मेरे तक आएगा. सो उसके लिए निश्चिंत रहिए. ठीक है. आगे बढ़े. अच्छा, नेक्स्ट जो मैं ले रही हूं, ये हमने कर लिया स्टॉर्म इन अ टी कप. एक जो मेरे पास आया है ये वाला, आई फील ये वाला लेते हैं पहले. बॉल्स इन योर, बॉल इज इन योर कोट, बॉल इज इन योर कोट. एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, बॉल इज. ठीक है. तो अभी यहां पे दो मीनिंग शायद आप समझे भी, बहुत ऑब्वियस भी जाता है दैट you feel like that maybe it is just about the game is in your hand now. पर गेम भी किस वे में, निर्णय देने के संदर्भ में, जब आपके हाथ में डिसीजन होता है, जब आपके हाथ में पूरा केस आ जाता है, that you are the one who will decide now.
ओके, सो क्या मीनिंग बना? योर टर्न टू एक्ट, या निर्णय आपके हाथ में, तो वो जो एक्ट कर गया या फिर आपके हाथ में वो केस आ गया, सो समवेयर इट फील्स लाइक दैट गेम इज इन योर हैंड नाउ, यू कैन प्ले, यू कैन टेक द मूव एज यू वांट, जैसा भी आप आगे नेक्स्ट मूव लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल जो बनता है, आरबीआई एक्टेड, नाउ बॉल इज इन बैंक्स कोर्ट, ऑल राइट, तो क्या ले लेंगे बेटा इसके लिए? अच्छा, कोर्ट का मतलब तो समझते हैं, कोर्ट कहां से आया है वर्ड? आप बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है, तो आपका एरिया, आपके आपके क्षेत्र में, आपके तरफ, आपकी साइड पे, तो कोर्ट उस वे में आया है। तो आरबीआई एक्टेड नाउ, अच्छा यहाँ कोमा सेमी कोमा को देखिएगा, आरबीआई एक्टेड सेमी कोमा नाउ बॉल इज इन बैंक्स कोर्ट। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ अस, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ग्रेट। देखिए एक नया अजूबा, ठीक है, कौन सा अजूबा आ गया? एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर, क्या मीनिंग बन रहा है बेटा इसका? अगर कि बस वैसे तो बोर्ड पे आपको दिख ही रहा है, पर फिर भी कुछ समझ आए एकदम से, तो ये वही है, आग में घी डालना या फिर वर्सन द सिचुएशन, आग में घी डालना या फिर वर्सन द सिचुएशन। अच्छा, इसके लिए स्पेसिफिकली दिस कैन बी अबाउट नाउन्स, this can be about situation, this can be about circumstances, even about the results, ठीक है, means मान लीजिए something has happened and we can say it has fueled, it has been proven as fuel to the fire of the inflation condition, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं like एक एग्जाम्पल तो पहले यही देख लीजिए, ऑयल राइज एडेड फ्यूल टू इन्फ्लेशन। अब इसी से सिमिलर मैं आपको बोलने वाली थी, एक्चुअली एग्जांपल मैंने आपको यहां दे दिया, ऑयल राइज एडेड फ्यूल टू इन्फ्लेशन, मेरा भी एग्जांपल वहीं से था, पर ठीक है, एक मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगी आपको। हैव अ लुक एंड लेट मी नो, क्योंकि इसी से सिमिलर एग्जाम्पल आई विल गेट फ्रॉम यू एज वेल। हाई डिमांड ऑफ दिस कार हैज एडेड फ्यूल टू इट्स प्राइस। सिमिलरली जो एग्जाम्पल हमने किया, ऑयल राइज एडेड फ्यूल टू इन्फ्लेशन। आई होप बोथ द एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू अस, टू ऑल ऑफ अस, राइट? ओके, जो हमने किया है दैट, ओके, एंड ठीक है, एक ये बहुत अच्छा भी है, एंड इट कैन इट कैन एक्सप्रेस समथिंग जहां पर यू वांट टू शो कि विच इज नॉट एन एडिक्वेट अमाउंट, मतलब इट शुड बी मोर, विच इज नॉट इनएडिक्वेट, तो हम ले सकते हैं अ ड्रॉप इन द बकेट। अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब जाता है वेरी स्मॉल अमाउंट या बहुत कम, और विच इज नॉट apt or adequate, basically which is not apt according to the amount it was required। तो कैसे यूज कर सकते हैं? सब्सिडी इज अ ड्रॉप इन द बकेट। सब्सिडी, तो ये किसके रेफरेंस में? बिल्कुल डायरेक्टली ये
प्राइस राइज इन्फ्लेशन के प्राइस राइज और इन्फ्लेशन के संदर्भ में है, उस रेफरेंस में है कि सब्सिडी अगर मिला भी है तो इट इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट। तो जैसे बकेट में ड्रॉप का कोई मतलब नहीं, उस तरह से इतने सारे एक्सपेंडिचर्स में सब्सिडी इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप फॉर अस, राइट। तो यहाँ पर दिस वाज माय कलेक्शन फॉर यू गाइस, एंड यस आई विल मेक another section of idioms to bring more idioms to you so that you can use them। even अगर आपके पैसेजेस में वो आता है, उसका मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाए और वहाँ ऐसा कोई इशू नहीं आए। आई होप कि दिस सेशन वाज रियली हेल्पफुल वन, और जैसे मैंने आपसे कहा भी, ये आपकी जिम्मेदारी है to give me all the sentences with their the use of idioms। ठीक है, एक बार दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं हमने आज कौन कौन से idioms देख लिए शुरू से। so the first one was, देखिए फर्स्ट हमने किया था hit the ground running, rapidly या बहुत जल्दी से एक्शन लेना, क्विक एक्शन लेना। another was writing on the wall, मतलब कि समथिंग विच इज अनरियलिस्टिक, या फिर नॉट सॉरी अनरियलिस्टिक नहीं, खतरे के बारे में संकेत देना, लाइक द स्लो डाउन शोड राइटिंग ऑन द वॉल। अनदर इज बैक टू स्क्वायर वन, शुरुआत, फिर से शुरू करना। तो अगर कोई चीज शुरू हो रही है, और ये पॉलिसी के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, पॉलिसी फेलियर इट ब्रॉट रिफॉर्म्स, बैक टू स्क्वायर वन। अनदर इज एट द एंड ऑफ द डे, फाइनली या अंततः। दूसरा आपने जो किया हैंग बाय अ थ्रेड, मतलब विच इज शोइंग अ ग्रेट रिस्क, बहुत ही खतरनाक स्थिति में जब हम होते हैं। दूसरा पाई इन द स्काई, यस दिस वाज द वन जहां हमने ये बात की कि समथिंग विच इज अनरियलिस्टिक, जैसे पाई इन द स्काई इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्या किया था, दिस वाज लॉक हॉर्न, इट इज अबाउट डिस्प्यूट्स, फाइट या फिर क्लैशेस। ठीक है, याद हो जाएगा इजीली। अनदर वाज पिक अप द पीसेस, इसका मतलब है जहां कोई डिस्ट्रक्शन है या कुछ नुकसान हुआ है, तो दोबारा से कुछ शुरुआत करने के लिए, अपने आप को रिफॉर्म पर लेकर आने के लिए दोबारा पिकिंग अप द पीसेस। ठीक है, कि अपने आप को फिर से खड़ा कर लेना, उठ खड़ा करना, टू रिकवर, ऑलराइट, तो रिकवरिंग फ्रॉम डैमेज। एक आता है स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब टू एग्जैजरेट समथिंग, बढ़ा चढ़ा के बोलना, that was the word। another one is ball is in your court, ये क्या जाता है बेटा, court is my area, my side, तो ये आ जाता है कि अब डिसीजन मेरे हाथ में है, the whole case or the game is in my hand, I am the decisive one। add fuel the fire, fuel to the fire मतलब आग में घी डालने का काम करना। and another one that we did, a drop in the bucket, जो कि बहुत छोटा अमाउंट होता है, बहुत छोटा, एक ड्रॉप जैसा बकेट में। जैसे सब्सिडी की हमने बात की, सब्सिडी इज अ ड्रॉप इन द बकेट, कब, व्हेन इट इज इन्फ्लेशन, इट इज प्राइस राइज, या मे बी डिफिकल्ट वन एज टर्म्स टू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कि इवन मैं एक मशीन खरीदने की बात कर रही हूँ, अगर कि इसी को समझे, और मशीन बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें सब्सिडी भी मिल गई, पर बावजूद उसके इट इज वे मोर एक्सपेंसिव दैट आई एक्सपेक्टेड फॉर माई कंपनी। ठीक है, जो बजट से भी बाहर चला गया। सो दिस वाज माय कलेक्शन, होप इट वाज रियली अ एंजॉयबल वन एंड अ informative one for you all guys, and we'll be meeting in another session जहां हम इसी तरह के बहुत सारे अच्छे idioms जो डेली यूज में आते भी हैं और हमारे न्यूज़पेपर से मुझे मिल रहे हैं, वो मैं आपके पास लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बी अ ग्रेट लिसनर एंड ऑडियंस। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।